हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर हम देखो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो ये है आपका GS2 का पार्ट। ठीक है, GS2 के अंदर ये आपका सब्जेक्ट दिखाई देता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं कि मेंस के पर्सपेक्टिव से देखो इसको कैसे तैयार करना है, सबसे पहले समझो व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपसे पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस इन न्यूज। मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। प्रीलिम्स में प्लेसेस इन न्यूज के फॉर्मेट में पूछा जाता है कि अगर कोई कंफ्लिक्टिंग जोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो है यूएस इजराइल और ईरान का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो इसकी वजह से कौन सा जो जगह है वो बहुत ज्यादा न्यूज में, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो है बॉर्डरिंग नेशंस कौन सी हैं, आपकी ब्लैक सी हो गया, ये इंपॉर्टेंट जगहें जो भी न्यूज में है। जैसे पहले एक बार अर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या फिर अफ्रीका की बहुत सारी जगहें बहुत सारे कारणों की वजह से न्यूज में रहती है, जैसे मिलिट्री कू हो जाता है वहां पे, सोमालिया को लेके, दारफूर रीजन हो गया, बहुत सारी चीजें। तो एक जो एस्पेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीलिम्स के अंदर, वो पूछा जाता है इन टर्म्स ऑफ प्लेसेस इन न्यूज, कि कोई भी जगह किसी भी कारण की वजह से न्यूज में है या फिर कंफ्लिक्टिंग रीजन्स हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज जो आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाती है दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी कारण की वजह से न्यूज में, जैसे G20 की मीटिंग इंडिया में हुई तो G20 के बारे में पूछ लेगा, मेंबर्स पूछ लेगा। ठीक है, और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में आगे एक इकोनॉमी का भी थोड़ा एस्पेक्ट जुड़ता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी पूछी जाती हैं, जैसे कि IMF वगैरह पूछ लिया था यूपीएससी ने। ठीक है, और उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स यूपीएससी पूछ लेती है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जो वो यूनक्लॉज हो गया आपका, G20, ब्रिक्स, ये वो, सार्क, बिम्स्टेक, जितनी भी हैं, तो एक तो प्लेसेस इन न्यूज, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ज्यादातर प्रीलिम्स में सवाल इंटरनेशनल रिलेशंस के दिखाई देते हैं। बहुत अच्छा, एक और भी, हाँ, अब एक नया देखने को मिला है, वो है करंट अफेयर्स वाला। अगर कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है दो कंट्रीज के बीच में, या फिर कोई बड़ी लेजिस्लेशन पास हुई है, ये भी है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने ये कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट टैक्स लगाया था, इस पर सवाल आ जाता है। इंडिया EU FTA साइन हुआ है, ये वाले पे। तो वो करंट अफेयर वाला स्टाइल का क्वेश्चन है, बट रिलेटिवली ऊपर वाले जो दो हैं, प्लेसेस इन न्यूज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो थोड़े ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो ये तो प्रीलिम्स की बात है। अब हम बात करते हैं कि मेंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल कैसे दिखाई देते हैं GS2 में। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देता है बायलेटरल रिलेशंस पर क्वेश्चन। ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस क्या है, किन्हीं भी दो कंट्रियों के बीच में कैसे संबंध हैं, कैसे रिश्ते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये वाले क्वेश्चन जो बायलेटरल रिलेशंस वाले हैं, वो इंडिया और उसके जो भी आगे कोई दूसरी कंट्री है उसके एस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, कि भाई इंडिया US का। और वो वाले क्वेश्चन बायलेटरल में ज्यादा आएंगे जो पूरा राउंड द ईयर न्यूज में ज्यादा रहा है ना। जैसे इंडिया US के रिलेशन जो है वो काफी बदले इस बार, है ना। हमें पता, हमारे ऊपर टैरिफ्स लग गए थे और डिफरेंट कारणों की वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बनाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इंडिया US हो गया, इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया, जितने भी, इंडिया ब्राजील, इंडिया अफ्रीका, कोई भी आ सकता है। तो बायलेटरल रिलेशंस होते हैं किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में संबंध। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि उन दो कंट्रीज में से हमेशा इंडिया ही होगी, बट ज्यादातर तौर पे ये देखा गया कि इंडिया के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या संबंध है, ये यूपीएससी पूछती है। पहला तो ये है। दूसरा है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, इन पर सवाल आता है कि मल्टीलेटरल रिलेशंस कैसे हैं। जैसे हम बात करते हैं ओवरऑल कि इंडिया जो है अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर रिप्रेजेंट करता है। अब ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के बीच में कैसे मेंटालिटी में डिफरेंस है। जब भी लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग में मिलते हैं, तो क्या क्या अड़चने आती हैं अगर कोई भी लेजिस्लेशन पास करनी हो। और कभी कभार बहुत सारी मल्टीलेटरल, अब तो बहुत सारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया। अब सिर्फ यूनाइटेड नेशंस नहीं बचा है, अब और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे आपके आई वुड से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो कभी कभार क्या होता है, अगर किसी दो कंट्री के रिलेशन खराब हुए हैं, उसकी वजह से ऑल टुगेदर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का आई वुड से रेलेवेंस ही कम हो जाता है। जैसे अगर हम क्वाड की बात करें, उसके अंदर हमें पता है इंडिया है, US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है ना। लेकिन जैसे ही इंडिया US, जब इंडिया US के रिलेशन बड़े अच्छे थे,
थे तो बहुत ज़्यादा क्वाड की बात हो रही थी कि हम जो है साउथ चाइना सी के अंदर चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वाड की मैरिटाइम एक्सरसाइजेस देखने को मिली। एज सून एज इंडिया यूएस के रिलेशंस में थोड़ा सा टिफ दिखाई दिया, क्वाड का जो पूरा का पूरा सेगमेंट है वो थोड़ा सा आपको नीचे जाता हुआ दिखा, है ना। ग्लोबल साउथ के लीडर की अगर हम बात करें तो इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप G20 में आगे प्रमोट की थी। ये सारी बातें की जाती हैं। कभी कभार कंफ्लिक्ट, देखो इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट रहता है, इसीलिए सार्क जो है वो डब्बा बंद ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्योंकि आप जो है मीटिंग ही नहीं करते हैं, क्योंकि दो ऐसी नेशंस उसके अंदर हैं जो कि कंफ्लिक्टिंग पार्टीज हैं। तो ये वाला मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल आते हैं। ओवरऑल आई वुड से जियोपॉलिटिक्स पे सवाल आता है। अगर मैं बोलूं बायलेटरल, मल्टीलेटरल एंड देन जियोपॉलिटिक्स एज इन जैसे अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बड़ा न्यूज में था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और जो भी ईरान और ये अलाइज के बीच में, यूएस के अलाइज के बीच में, ईरान के बीच में पूरी लड़ाई हुई, मिडिल ईस्ट पूरा जो है अपहीवल देखने को हमें मिला, अभी भी इवन चल ही रहा है। तो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ी। हमें पता है मिडिल ईस्ट जो है, आई वुड नॉट से दी ओनली प्लेस टू गेट दैट क्रूड ऑयल वाला चीज, बट येस अ मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर द वर्ल्ड, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी। इसी वजह से सारे वर्ल्ड के अंदर, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर पेट्रोलियम के प्राइसेस ऊपर नीचे हुए, है ना। अब एनर्जी सिक्योरिटी पे भी सवाल आ सकता है ना। एक सवाल मैं आपको दिखाऊंगी 2025 में ही आ चुका है, तो एनर्जी सिक्योरिटी पे सवाल आ सकता है। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एक दूर से, एक थर्ड पर्सपेक्टिव से पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। आप सिर्फ दो कंट्री के संबंध देख के जो है रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, आपको ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ेगी। एक चीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो, वो अपने आप के लिए, एवरी इंटरनेशनल रिलेशंस में हर कंट्री इज सेल्फिश इनफ, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताऊं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी पे 2025 में सवाल आ गया। अभी रिसेंटली में पैक्स सिलिका की मीटिंग हुई थी, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। पैक्स सिलिका की मीटिंग हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके बहुत बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके बहुत बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स और इन सारी चीजों को कनेक्ट करके सवाल आ जाए, ठीक है। एआई की समिट भी हुई थी इंडिया में, तो ये वाली चीजों को प्रिपेयर कर लीजिए। ऑन दी होल आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देखनी है जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस प्रिपेयर करेंगे। अब अगर हम बात करें कि एडवांस प्रेप इसका कैसे करें, एडवांस प्रेप करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले तो बायलेटरल रिलेशंस के जो है वन पेजर्स बना के रख लें। वन पेजर कैसे बनाएंगे, जो एवरी सिग्निफिकेंट कंट्री की एक लिस्ट बना ले, उसका इंडिया के साथ कैसा बायलेटरल रिलेशन है उसको वन पेजर्स में बना लें। वो आप कैसे बनाएंगे, एक सेट इंट्रोडक्शन सेट कर लें कि अगर इंडिया यूएस पे क्वेश्चन आता है, दिस विल बी माय इंट्रोडक्शन, दिस विल बी माय कंक्लूजन, ठीक है। साथ ही साथ आप लिखें उसके अंदर एरिया ऑफ कोऑपरेशन, जहां पे इंडिया और यूएस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके 5-7 पॉइंट्स लिख लें विद एग्जांपल्स। फिर 5-7 पॉइंट उसके लिखे जहां पे बोन ऑफ कंटेंशन है, जहां पर इंडिया यूएस का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है किस किस जगहों पर। जैसे हम लोगों को लेके ट्रेड में टिफ होती है, टैरिफ्स लग जाते हैं, या फिर और भी चीजों के ऊपर। ये कर लिया आपने, विद एग्जांपल्स कर लें। और फिर उसके बाद साइड में ही कहीं पर एक जगह पर ये लिख लें कि इंडिया यूएस जो है वो कौन कौन से कॉमन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। इससे क्या होगा, ऐसे ऐसे करके अगर आप हर कंट्री के साथ वन पेजर बना लेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी। पूरी किताब नहीं बनानी है, ये बायलेटरल रिलेशंस बनाने का एक तरीका है, ठीक है। दूसरा, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ऐसी बना ले, एक एक पेज में बना ले इंडिया एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। फिर एक आपको अब दिखाई दे रहा है कि पहले दो पावर ब्लॉक्स में, है ना, हमारे यहाँ पे पता है दो पावर ब्लॉक्स बनी हुई थी ग्लोबल ऑर्डर में, कौन सी, एक यूएस और एक रशिया। लेकिन अब ये पूरा शिफ्ट हो रहा है। अगर आप ओवरऑल जब न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर क्यों बोला जाता है कि डेली पढ़ो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रट्टा मारना नहीं है कि ये सिर्फ काम कर निकल नहीं है कि भाई सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ लिया, नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, समझना है कि चल क्या रहा है। ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है ना। ग्लोबल ऑर्डर कैसे शिफ्ट हो रहा है, पहले दो पावर ब्लॉक्स थे यूएस और रशिया, अब एक और जो है वो उठ रहा है, दैट इज चाइना। और जैसे ही चाइना जो है, चाइना की हमें पता है कि भाई डेट ट्रैप पॉलिसी है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाता है, ये है वो है, ठीक है। दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, थोड़ा ये वाला चीज है। अब यूएस की अपनी हिस्ट्री रही है ऑफ इंटरफेयरिंग इन दी, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। यूएस ने भी ग्रेट यूएस बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, जो भी सुपर पावर बनता है वो कुछ तो ऐसा करता ही है, ठीक है। दे
फॉर श्योर हैव ब्लड्स इन देयर हैंड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक बात समझनी है यहाँ पर कि अब आपको ये देखना है ओवरऑल कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स में हमें ये दिख रहा है कि यूएस वाली जो पावर है, बिंग द वर्ल्ड पावर, वो चाइना की तरफ उसका वो जो है पेंडुलम पूरा शिफ्ट कर रहा है। इसमें आप सपोर्टिंग पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं कि हाँ भाई चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्यों? चाइना जो है आई वुड से टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी दिखाता है ना। हम लोग सारा वर्ल्ड जीपीएस वगैरह यूज कर रहे हैं, वो लोग अपना ही ना, वहां पर कोई जो भी यूएस रिलेटेड एप्स है या कुछ है वो वहां पे कुछ भी नहीं चलता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, चाइना जो है मेजर लेवल के अंदर जो भी यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी मेजर मेजर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी खासी फंडिंग कर रहा है, ये वाली चीजें देखने को मिलती हैं। डेट ट्रैप पॉलिसी भी है जिससे वो रीजनल अपनी पावर बढ़ा रहा है। ट्रेड में, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी वो, क्योंकि यूएस अपना थ्रेशोल्ड अचीव कर चुका है। तो आपको ओवरऑल बिग पिक्चर देखेंगे आप, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। तो ऐसे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी करनी है। इसको बहुत ही माइन्यूट पर्सपेक्टिव से ना देखें, लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें। अभी द हिंदू न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस का अलाय इजराइल भी इसके अंदर है, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। न्यूज़पेपर का काम है टू कवर डेली इवेंट्स ऑफ अ बिग, है ना, बिग चीज। जैसे बड़ा चीज अभी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो न्यूज़पेपर के अंदर तो डेली डेली कुछ भी होगा कि आज एक शिप उड़ाई, आज एक मिसाइल गिराई, तो ये वो तो न्यूज़पेपर डेली डेली इवेंट्स कवर करेगा। आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज मिसाइल गिरी, आज ये गिरा, अनटिल एंड अनलेस कोई, जैसे सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई थी, है ना, हमें पता है ईरान के सुप्रीम लीडर को कर दिया गया था एलिमिनेट। तो अगर अनटिल एंड अनलेस एक बड़ा इवेंट हुआ, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। बट अगर छोटे छोटे इवेंट्स होते जा रहे हैं, आपको उसके पीछे ट्रैक डाउन नहीं करना है, आपको ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखनी है कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ था। क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का इसके अंदर कोई हाथ था? क्या यूएस अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ करना चाह रहा था? या इजराइल की कोई रिलीजियस, आई वुड से रेडिकल माइंडसेट की वजह से कुछ हो रहा है? या फिर इजराइल अगर जो गाजा में कर रहा है, पैलेस्टीन के साथ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? तो आपको बिगर पिक्चर देखने, क्योंकि क्वेश्चन जब आप लिखेंगे वहां पे आप ये नहीं लिख सकते आज मिसाइल गिरी, आज इतने लोग मरे, आज उतने, वो नन ऑफ योर बिजनेस। सो डेली इवेंट्स का ट्रैक नहीं करना है आपको, आपको पूरा कारण समझना है, इसको कैसे हल करा जा सकता है, डायलॉग करा जा सकता है। इसमें एक और चीज उभर के आती है कि अभी देखो इतने सारे वर्ल्ड में, ग्लोबल ऑर्डर में इतने सारे कन्फ्लिक्ट रीजन्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इधर से रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है, इजराइल गाजा के साथ भी हो रहा है, यूएस का ईरान के साथ भी हो रहा है, पीछे ऊपर अर्मेनिया अजरबैजान का हो गया था। तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, बीच में हमारा इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ा था। तो ये अगर कन्फ्लिक्टिंग जोन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस बनाई हुई थी, वो कहां पर है? आपको एक बात समझ में आएगी धीरे धीरे जब आप थोड़ा पढ़ लेंगे। आयरनी ये है कि नुकसान इस चीज का है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनाइटेड नेशंस वगैरह का रेलेवेंस जो है वो विद कमिंग टाइम या फिर गोइंग ईयर्स, पासिंग ईयर्स, वो थोड़ा मतलब कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ बातें दिखाई देती हैं, कोई प्रॉपर एक्शंस दिखाई नहीं देते, है ना। आपको फील होने लग जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ना बोगस बनती जा रही हैं, कि ये तो सिर्फ पेपर्स में बची हैं। क्यों? क्योंकि अभी कारण समझ में आएगा कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है, जैसे कि यूएनएससी में P5 मेंबर्स हैं, अब वो जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वो कितने साल पुराना पावर स्ट्रक्चर है, उसके बाद तो कितना कुछ बदल गया। अभी भी P5 में चाइना नहीं है ना। यूएस है, सॉरी चाइना है, यूएस, यूके, ठीक है, उसके बाद चाइना, फ्रांस और रशिया, ये हैं। लेकिन अभी इंडिया नहीं है, ब्राजील नहीं है। फिर आप बोलते हैं कि इंक्लूसिव मेंबरशिप के लिए आप बात करेंगे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब तक ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं कोई सिग्निफिकेंट स्टेप नहीं लेते किसी चीज को हल करने के लिए, तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई फायदा नहीं है। ये एक ऐसी बात है कि देखो इन्वायरमेंट में भी हमने ये चीज देखी थी कि इन्वायरमेंट में जो कॉप की मीटिंग्स होती हैं UNFCCC के अंदर, वो उसमें सिर्फ कमिटमेंट्स पॉज की जाती हैं। भाई ठीक है कि ये कमिट कर रहे हैं वो कि इस टाइम पर कार्बन जीरो न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे, इतना रेन्यूएबल कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे, बट क्या वो टारगेट्स अचीव होते हैं? लॉस एंड डैमेज फंड की बात, या फिर डेवलप्ड नेशंस ने जो पैसे प्रॉमिस किए थे डेवलपिंग को, क्या वो आज तक मिली? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई देती है। और ये तो एनवायरनमेंट की बात होगी। बहुत बड़े बड़े मैटर्स जहां पे टेररिस्ट्स को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करना होता है, वहां पर भी काउंटर नेशंस, चाइना जैसे नेशंस वीटो यूज करके मना कर देते हैं। ये मसूद अजहर के केस में हुआ था। तो ये वाली चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ये देखना पड़ेगा, जिसकी वजह से जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कभी किसी का रेलेवेंस ज्यादा हो जाता है, कभी किसी का। तो ये वाली ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज जस्ट अंडरस्टैंड द होल पिक्चर, डोंट गो फॉर ओनली बायलैटरल
इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरा पिक्चर समझो, क्वेश्चन भी वैसे दिखाई देंगे आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो 2025 का ये सवाल, द रिफॉर्म प्रोसेस इन यूनाइटेड नेशंस रिमेन अनरिजॉल्व्ड। ये देखो शुरुआत ही यही है कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के बारे में कितनी बात हो चुकी कि भाई इसको इंक्लूसिव बना लो, लेटिन अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन, बहुत सारे जो ऐसे हैं वो इंक्लूडेड ही नहीं है बिकॉज ऑफ द डेलिकेट इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। क्योंकि हमारे इसमें प्रॉब्लम ही यही है, ईस्ट का माइंडसेट और वेस्ट का जो स्टांस है वो मैच ही नहीं करता। एंड इंटेंगलमेंट ऑफ यूएसए वर्सेस रशियो चाइनीज अलायंस, हमें पता है अब तो ये दो पावर ब्लॉक बन गए हैं, रशिया और चाइना का अलायंस है और दूसरी तरफ यूएस है। ये दो जो एंटेंगलमेंट्स हैं इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म प्रोसेस अटका हुआ है। एग्जामिन एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट द ईस्ट वेस्ट पॉलिसी कन्फ्रंटेशन इन दिस रिगार्ड। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बड़ी पिक्चर पे सवाल आया है। अब देखो यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक मैनकाइंड टू हेवन। आपको पता ही है जब हम पढ़ते हैं लीग ऑफ नेशंस, फिर वो उसका फेलियर हो गया था, फिर यूनाइटेड नेशंस आ गया था। यूनाइटेड नेशंस इसीलिए नहीं आया था कि हमें मैनकाइंड को हेवन तक लेके जाना है, हम इसीलिए यूनाइटेड नेशंस को लेके आए थे टू सेव ह्यूमैनिटी फ्रॉम हेल। हेल किसकी बात हो रही है, हमने पास्ट से सीखा था, किससे, वर्ल्ड वॉर 1, लीग ऑफ नेशंस आया, कुछ नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 2, और आपको पता है कि क्या हाल हुआ था ह्यूमैनिटी का, हेल पहुंच गए थे हम। हमें पता है कि एटॉमिक पावर यूज की गई थी, कितना जापान में डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो यूनाइटेड नेशंस आपको हेवन में पहुंचाने के लिए नहीं, हेल से बचाने के लिए आया था। ये बात सेक्रेटरी जनरल ने बोली थी। हाउएवर 21st सेंचुरी में ये देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएनएससी स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म प्रोसेस अटका हुआ है बहुत सारे सालों से, कोई ज्यादा आई वुड से प्रॉपर एक्शंस नहीं दिखाई देते। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस में क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। मैं वही बोल रही हूँ, फील होने लग गया है कि बोगस ऑर्गेनाइजेशन है, बस मीटिंग करती है, कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाती हैं। कभी अगर किसी के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन रोकना हो, कुछ करना हो तो कुछ दिखाई नहीं देता एज सच। अब रिफॉर्म्स कौन से नीडेड है, ये वाला क्या है मैंने पहले भी बताया था, इम्प्लिसिटली जो पार्ट पूछा हुआ है उसको एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में कौन से रिफॉर्म जरूरत है, सबसे पहले तो सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड करो, यूएनएससी को एक्सपैंड करना जरूरी है। ये वही यूएनएससी है जिसमें वो P5 मेंबर्स वाला हाल है, इसको, ये पुरानी पावर स्ट्रक्चर है, इसको एक्सपैंड करना बहुत जरूरी है ताकि 21st सेंचुरी का पावर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट हो। दूसरा है वीटो रेस्ट्रेंट, कोड ऑफ कंडक्ट लगाएं या फिर अकाउंटेबिलिटी मांगे कि आप हर चीज में वीटो नहीं लगा सकते। मैंने आपको बोला ना मसूद अजहर को वो रिकॉग्नाइज करना था, चाइना ने अपने वीटो लगा दिया। तो वीटो यूज करने में या किस किस मैटर में यूज कर सकते हैं, या तो उस पर रेस्ट्रेंट हो या फिर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो कि अकाउंटेबल ठहराएं कंट्री को कि वीटो क्यों यूज किया गया है, किस माइंडसेट से। तीसरा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ यूएनडीपी। यूनाइटेड नेशंस के आगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे। मैं एक चीज बता रही हूँ, यूनाइटेड नेशंस में एक और बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो फंडिंग है वो ज्यादातर यूएस बैक्ड फंडिंग है, और जब तक वो जो फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा ना, तब तक जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी पपेट बन जाती हैं एक कंट्री के हाथ की। अभी जब रिसेंटली में इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान को आईएमएफ से पैसे मिले थे, तब ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी कि आईएमएफ जो है वो किससे फाइनेंशियली बैक्ड है, वो यूएस से बैक्ड है। तो ये वाली चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन होनी और ऑटोनॉमी होनी भी जरूरी है। तीसरा है ग्रेटर रीजनल रिप्रेजेंटेशन, रीजनल कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना पड़ेगा, लेटिन अमेरिका, अफ्रीकन यूनियन भी लिख सकते हैं आप। चौथा है पीस कीपिंग रिफॉर्म्स, मैंडेट, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ट्रेनिंग हो गया, इन सब चीजों पे भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब हम लिखते हैं कि अनरिजॉल्व्ड रिफॉर्म्स का कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म्स हो ही नहीं पा रहे। सबसे पहले हमारा वही डेलिकेट ईस्ट वेस्ट इम्बैलेंस, हमारा वेस्ट और ईस्ट का माइंडसेट मेंटालिटी ही नहीं मिलती। उसमें सबसे पहला है हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल लॉक इन, हम हिस्टोरिकली लॉक्ड इन है। वही वाली बात जो मैंने बोली थी, यूएनएससी का जो P5 स्ट्रक्चर है जिसमें यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस,
ठीक है, ये है P5 में, ये पुराना, ये 1945 का डिस्ट्रीब्यूशन पावर स्ट्रक्चर शो करता है, इसको एक्सपैंड तो करना ही पड़ेगा। अब वेस्टर्न पोजीशन की अगर हम बात करें कि वेस्ट क्या सोच रहा है, वेस्ट का मतलब यहाँ पे यूएस, यूके और फ्रांस से है। वेस्ट एडवोकेट करता है कि भाई वैल्यू बेस्ड लिबरल मल्टीलेटरलिज्म होनी चाहिए, ये लोग वैल्यूज को ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि भाई वैल्यू बेस्ड लिबरल मल्टीलेटरलिज्म होनी चाहिए। ये बोलते हैं कि भाई आप परमानेंट मेंबर्स को एक्सपैंड करके उसमें जर्मनी, जापान, इंडिया और ब्राजील को भी लेके आए। तो P5 स्ट्रक्चर को ये आगे एक्सपैंड करने की बात करते हैं। अब अगर हम इधर ही ईस्टर्न ब्लॉक का स्टांस देखें कि ईस्टर्न में यहाँ पे हम रशिया और चाइना को इंक्लूड करते हैं, ये कहते हैं कि भाई सॉवरन इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस एंड मल्टीपोलैरिटी। अब एक बात ध्यान से समझना, वेस्ट के नेशंस और ईस्ट के नेशंस की माइंडसेट और मेंटालिटी इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर ये लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। ईस्ट ने हमेशा से इंटरफेरेंस देखी है, कॉलोनियलिज्म देखा है, ठीक है, इन्होंने बायपोलैरिटी देखी है इन टर्म्स ऑफ यूएस, रशिया, और ये लोग हमेशा इंटरफेरेंस देखते आए हैं। जैसे इनको हमेशा से ये प्रॉब्लम थी कि वाई इज इट सो कि अफगानिस्तान हो, सीरिया हो या कोई भी जगह हो, यूएस हर जगह इंटरफेयर करके पूरी कहानी ही गेम ओवर कर देता है। एक चीज याद रखना, जितने भी ये कन्फ्लिक्ट, कोई भी सिविल वॉर हुई या कुछ भी हुई, कहीं पर भी जैसे सरकार गिराई गई, जैसे बशर अल असद की सरकार थी सीरिया में, वो गिराई गई, हर जगह पर ऐसा देखा गया majority ऑफ द टाइम्स दैट बिग नेशंस वर इन्वॉल्व। जहां पर यूएस इन्वॉल्व होता था वहां पे यूएस के काउंटर जो वाले नेशंस हैं, रशिया वगैरह इन्वॉल्व हो जाते थे, और जैसे ही तीसरे नेशन में दो बाहर के नेशन इन्वॉल्व हैं, खत्म है उस कंट्री का काम। इसीलिए हम हमेशा ये बात करते हैं कि कश्मीर इशू पर कभी भी इंटरनेशनली जवाहरलाल नेहरू को हमेशा एक ही बात पे क्रिटिसाइज किया जाता है आज भी कि भाई आप जो है कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में क्यों लेकर गए थे, है ना। उसके पीछे जो डर और एप्रीहेंसिवनेस थी, ये यही थी कि अपनी जगह का मुद्दा दो नेशन, दूसरे दो नेशंस का ना बना दे, क्योंकि उसके बाद वो जगह खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, ये अपने हिस्टोरिकल माइंडसेट से बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें सॉवरेनिटी चाहिए, हमारे बातचीत में, हमारे डिसीजन में, हमारी टेरिटरी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। हम इक्वालिटी की बात करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस वगैरह की बात होगी। फिर नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं क्योंकि ये लोग तो ग्लोबल जो आपकी ये पावर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और मल्टीपोलैरिटी, भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायपोलर वर्ल्ड होगा कि दो दो पोल्स बनेंगे या दो पावर ब्लॉक्स बनेंगे, मल्टीपोलैरिटी की तरफ बात की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ, आई वुड से बहुत ध्यान से यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने कारण ये पूछा था कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स क्यों अटके हुए हैं ईस्ट वेस्ट इम्बैलेंस की वजह से, हम ये लिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर बड़ी पिक्चर समझाऊं, यहाँ पर ध्यान रखना, मल्टीपोलैरिटी को जो है रशिया भी एडवोकेट कर रहा है, फ्रांस भी एडवोकेट कर रहा है, इवन इंडिया भी एडवोकेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ईस्ट वेस्ट में थोड़ा मेल मिलाप भी है, ऐसा नहीं है। अब चाइना आप बोल रहे हैं मल्टीपोलैरिटी बोल रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चनेबल है, समझ में आ रहा है। तो आपको हर कंट्री का एक बिल्कुल प्रॉपर स्टैंड समझना है। ब्राजील जो है वो इंडिया के साथ मिलकर मल्टीपोलैरिटी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस किया गया, तो ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये अपोज करते हैं वेस्टर्न एक्सपेंशन, आ गई वही बात, ये कहते हैं वेस्ट की पावर नहीं चलेगी, ये एशियन रिप्रेजेंटेशन को एडवोकेट करते हैं। अब साथ में ऑपरेशनल मैंडेट देखो, पीस कीपिंग मिशंस जो भी हुए माली में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, उस पर डिसएग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि एक एस्पेक्ट, एक तो बोलता है कि भाई ह्यूमन राइट्स का कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरा बोलता है सॉवरेनिटी का ब्रीच है। मैं वही बोल रही हूँ ना, ये पहले भी हो चुका है। एक तो बोलता है कि भाई पीस कीपिंग ऑपरेशंस करने चाहिए क्योंकि ह्यूमन राइट्स है, दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, आप क्यों घुस रहे हैं बीच में, ये तो सॉवरेनिटी प्रिंसिपल का वो है, वायलेशन है। तो ये वाली, इस पे भी प्रॉब्लम है। देन रीजनल राइवलरीज, बहुत सारी रीजनल राइवलरी भी हैं, राइवल क्लेम्स हैं, जैसे जापान और चाइना की नहीं बनती, इंडिया और पाकिस्तान की नहीं बनती, इसी वजह से न्यू परमानेंट सीट्स के ऊपर कंसेंसस ब्लॉक हो जाता है ना। जैसे अब क्या कहते हैं, एक और चीज भी है ना यहाँ पर, अब देखो चाइना जो है ये P5 है, ठीक है, P5 का मेंबर है। इंडिया की परमानेंट सीट की अगर यूएनएससी में बात चलेगी, ये वीटो लगा के वहीं ब्लॉक कर देता है कंसेंसस, ठीक है। तो ये वाली चीज भी है। अब बात करते हैं दूसरी वाली चीज की कि इंटेंगलमेंट कैसे है, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ रशिया और चाइना। पहला है P3 वर्सेस P2 डिवाइड। क्यों?
P3 कैसे, अब आप देख लो यहाँ पे दूसरी तरफ रशिया और चाइना, एक तरफ यूएस है वीटो रिफॉर्म्स के ऊपर, जैसे सीरिया और यूक्रेन। टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, यूएस जो है वो साइबर सिक्योरिटी की बात करने लग पड़ा है, साइबर सिक्योरिटी प्रपोजल्स देता है, लेकिन मैंने बताया ना चाइना जो है वो डिजिटल सॉवरेनिटी फ्रेमवर्क की तरफ जा रहा है। भाई हमें जो है यूएस का कोई भी ऐप कुछ भी, हमें कुछ भी यूज नहीं करना, हम सब कुछ अपना बनाएंगे। तीसरा है बजट पे डिस्प्यूट, मैंने बोला यूएस विद होल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लाइक डब्ल्यूएचओ एंड यूएनआईडीओ। अब ये वाली बात भी बहुत है कि पहला पहला जो वर्ल्ड एरा रहा है उसके अंदर यूएस की कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन इन ऑर्गेनाइजेशंस पे एक प्रॉपर होल्ड थी। अभी धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है, तो यूएस जो है वो अपनी फंडिंग रोक लेता है, इस वजह से बजट में प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं अदर फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म नहीं हो पाते। रीजनल अलाइनमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं, वो ब्रिक्स है, G20, एससीओ, G7, बहुत सारी हैं। और जितने भी ये वो बनी हुई हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं विच आर ऑल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि ये रीजनल पार्टनरशिप्स भी शोकेस करती हैं, तो इनका रीजनल अलाइनमेंट भी है। ये कभी कभार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फॉलो करने लग जाते हैं रादर देन ग्लोबली एज अ होल। तो ब्रिक्स नेशन जो है देखो वो मल्टीपोलर नेशन, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जो है उसका थोड़ा ध्यान है। और G7 बोलता है कि भाई डेमोक्रेसी बेस्ड मेंबरशिप क्राइटेरिया होना चाहिए, कि डेमोक्रेसी के बेसिस पे ही मेंबरशिप दो। तो देखो यहाँ पे इनकी रीजनल अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पर इनके वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए, क्योंकि ब्रिक्स में क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी आ गए अब तो इनका क्या कहना है कि भाई हमें तो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए। G7 कह रहा है कि नहीं, मेंबरशिप का क्राइटेरिया डेमोक्रेसी पे रख दो। मैंने बोल दिया प्रोलिफरेशन ऑफ पैरेलल फोरम्स, बहुत सारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस खुल गई हैं जिसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशंस पर रिफॉर्म्स का पॉलिटिकल प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया। फिर क्लाइमेट गवर्नेंस, ग्रीन ट्रांजिशन फाइनेंसिंग पे मैंने बोला ना, डेवलप्ड डेवलपिंग, इतनी बार लॉस एंड डैमेज फंड पे बात, इतनी बार पैसों पे बात, दुनिया भर का आप हमेशा बातचीत करते हैं, लेकिन आज तक पैसे नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पड़े हुए हैं, और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR को तो कोई मान ही नहीं रहा। ठीक है, अगर वो उन्होंने एक्चुअली में उसको लेटर एंड स्पिरिट में एक्सेप्ट किया होता तो फंडिंग आती, लेकिन नहीं आती। ठीक है, इस वजह से डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में ब्लॉक है। देन इंटरनेशनल लॉ इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज के इंटरप्रिटेशन में भी यहाँ पे डाइवर्जेंट व्यूज हैं। कोई तो कहता है भाई जैसे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेके बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट थे। ताइवान और कश्मीर का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है कि सब लोग अलग अलग व्यू पॉइंट दे रहे थे अपना। अब वे फॉरवर्ड क्या है, ये ब्लॉक जो अटका है इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने यही बात बोली थी, सबसे पहले तो अकाउंटेबिलिटी प्रपोजल। P5 नेशन जब भी वीटो यूज करेंगे जस्टिफाई करेंगे, ये कारण है। दूसरी बात, फंडिंग डाइवर्सिफाई करें ताकि जो डोनर का डोमिनेंस है, जैसे पहले यूएस था अब चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि एज सून एज एक बड़ी मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब फंडिंग के लिए एक नेशन पर डिपेंडेंट हो जाती है, वो बन जाती है उसके हाथ की कठपुतली, वो नहीं करना है। तीसरा है इंडिपेंडेंट ऑडिट फॉर यूनाइटेड नेशन एजेंसी एंड यूनाइटेड नेशंस की अकाउंटेबिलिटी कमिटी स्टैब्लिश करें। देयरफॉर क्या चाहिए, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म। आई वुड से मल्टीलैटरलिज्म भी चाहिए, मल्टीपोलैरिटी भी चाहिए, लेकिन कौन सी, रिफॉर्म्ड। रिफॉर्म क्या करेंगे, यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंक्लूसिविटी लेकर आएंगे, तभी जो है यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल साबित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2025 का। अब आपको ये पॉइंट्स देख के समझ में आया होगा कि कितना लार्जर पर्सपेक्टिव आपको देखना पड़ेगा अगर IR प्रिपेयर कर रहे हैं। 2025 देखें, एनर्जी सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूट्स द डोमिनेंट किंग पिन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इज लिंक्ड विद इंडियाज ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। हाउ वुड यू इंटीग्रेट एनर्जी सिक्योरिटी विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ट्रैजेक्टरीज इन कमिंग ईयर्स? 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया सवाल पूछा इन्होंने, बोला कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी है, कि हम बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ऐसे स्टेप्स लेते हैं, ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि हमारे दिमाग में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी चल रही होती है। जब भी एनर्जी की बात आती है दिमाग में क्या आता है, मिडिल ईस्ट। इसीलिए फॉरेन पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, और साथ साथ इंडिया जो है उसका इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे ध्यान काफी रहता है। तो ये पूछ रहा है कैसे आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और एनर्जी सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करेंगे
दिखाएंगे, कैसे इन दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे हमारी इंडिया की जो आगे आने वाली ट्रैजेक्टरी है, आगे आने वाला पाथ है फॉरेन पॉलिसी में, वो कैसा दिखेगा इन द कमिंग ईयर्स। बहुत ही ब्यूटिफुल क्वेश्चन आई वुड से, एंड यू कैन फील दैट देयर इज अ लिटिल बिट, थोड़ा पढ़ने में ट्रिकी लग रहा है क्योंकि इतना लंबा सवाल है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन पेपर को तो बिल्कुल समझ में आएगा, और एकदम हड़बड़ में नहीं पढ़ना है, ब्रेक कर करके पढ़ो, पहले कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो फिर क्वेश्चन पढ़ लो तो समझ में आएगा आराम से। और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लेना कि क्या क्या न्यूज में चल रहा था, वैसा वैसा सही क्वेश्चन बना हुआ है ये। इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑफ 85% क्रूड ऑयल नेसेसिटेट्स स्ट्रेटेजिक एनर्जी डिप्लोमेसी। देखो इंडिया जो है इंपोर्ट डिपेंडेंस, देखो क्रूड ऑयल में 85% क्रूड ऑयल की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज लगी हुई हैं तो पेट्रोलियम तो बन जाता है, लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर हमारा अच्छा खासा हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी डिप्लोमेसी पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसीलिए आप कितना भी कुछ कर लें, आप ईरान के साथ रिलेशन खराब करने के हक में नहीं है। अब छबार पोर्ट की बात होती है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात होती है, यू ऑलवेज इन बैक ऑफ योर माइंड हैव एनर्जी सिक्योरिटी इन योर माइंड। तो ये वाली चीज देखनी है, पर्टिकुलरली विद मिडिल ईस्टर्न नेशंस अकाउंटिंग फॉर ओवर 60% ऑफ इंपोर्ट्स। टोटल एनर्जी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कितना है? 85%, उसमें से 60% जो है वो मिडिल ईस्टर्न नेशंस से है। अब कैसे एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ड्राइवर है? सबसे पहले देखो जियोपॉलिटिकल रिस्क। वेस्ट एशिया में या फिर मिडिल ईस्ट के अंदर जैसे ही इंस्टेबिलिटी आती है, पूरी सप्लाई चेन ठप। इसी वजह से आज प्रेजेंटली एक चीज याद रखना, एसए में भी ये चीज आती है कि कभी भी कोई क्राइसिस का टाइम होता है ना, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, है ना। जैसे कोविड आया तो वो एक क्राइसिस था, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या हुई, उस टाइम पर जाके हमें समझ में आया कि सप्लाई चेन का ऑल्टरनेटिव ढूंढना कितना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एपीआई की सप्लाई चेन पहले प्योरली चाइना पे डिपेंडेंट थी। कोविड के टाइम पे शटडाउन हुआ, तब जाके लोगों को समझ में आया, कंट्रीज को समझ में आया, भाई ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन ढूंढ लो। साथ ही साथ आपने आत्मनिर्भरता इन हेल्थ की बात की कि भाई हम वैक्सीन खुद से, क्या हमारे अंदर इतनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि हम डेवलप कर लें। सो एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, सेम गोज हेयर ऑल्सो। जैसे ही अब हाथ में तो नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट पूरा हिला, लेकिन अब आपको समझ में आता है कि आप खाली देखो एनर्जी या फिर एनर्जी के नेचुरल रिसोर्सेज ये एक इंसान के हाथ में नहीं है कि ज्योग्राफिकली और नेचुरली वहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ऑल्टरनेटिव्स की तरफ तो जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बोथ सप्लाई चेन। दूसरी कंट्रीज, रशिया जो है, इस पे बात होती है कि भाई हम वहां से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, रशिया के साथ रिलेशन भी अच्छा है। दूसरा, आप प्लीज पेट्रोलियम के भी दूसरे ऑल्टरनेटिव, आप आज एथेनॉल ब्लेंडेड की बात कर रहे हैं जिस पे अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो एथेनॉल की बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं। सिर्फ एक पेट्रोल तो नहीं होता एनर्जी के अंदर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो वाली चीज भी। तो क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख के अगर उसी टाइम हल निकाल लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, नहीं तो फिर ये क्राइसिस और डबल वैमी देगा आपको। तो वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी, ईरान इजराइल का टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड बंद, इस वजह से सप्लाई चेन, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क है। फिर इंडिया की एनर्जी डिमांड, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एनर्जी डिमांड डबल हो जाएगी 2040 तक, ये भी आपको पूरा करना है। फिर इंडिया का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है वो दिखाता है कि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो एनर्जी सिक्योरिटी से ड्रिवन है। इंडिया ने $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, वही ईरान के छाबार पोर्ट पे, अभी इसका भी पता नहीं क्वेश्चनेबल है, एंड पार्टिसिपेशन इन काशगन ऑयल फील्ड इन कजाकिस्तान। ठीक है, सेंट्रल एशिया आ गया यहाँ पर। फिर हो गया रीजनल इन्फ्लुएंस, इंडिया जो है वो आईईए का, जीईसीएफ का ऑब्जर्वर स्टेटस भी है, ठीक है, इट्स वॉइस इन ग्लोबल एनर्जी गवर्नेंस। देन यूएस के सैंक्शंस लगे ईरान, वेनेजुएला, रशिया के ऊपर, इंडिया के डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस लिमिट करता है। यहाँ पर हमेशा यही प्रॉब्लम होती है, इंडिया और यूएस, इंडिया अपने यूएस के साथ रिलेशन बैलेंस करने के चक्कर में कि सैंक्शंस ना लग जाएं, बाकी जब वो ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करता है, टैरिफ वॉर शुरू हो जाती है, टैरिफ लग जाते हैं हमारे ऊपर, सैंक्शंस लग जाते हैं। ये वाली चीज बैलेंस करने के लिए इंडिया हमेशा, गुजरे सालों से आप कितनी भी पुरानी बात कर लें, हम हमेशा यही बैलेंस करने पे तुले हैं। एक जमाना ये था ग्लोबल ऑर्डर में कि इंडिया की तारीफ की जाती थी नाम की वजह से कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है भाई, कि हम जो है दो पावर ब्लॉक्स में किसी की तरफ नहीं है, फॉर अस इंडिया कम्स फर्स्ट। हमें जहां पर भी लगेगा कि हमारा बेनिफिट हो रहा है हम उसे चूज करेंगे, आप हमारे ऊपर सैंक्शन नहीं लगा सकते। और
वो पता नहीं कैसे यूएस ने सैंक्शंस लगाए भी नहीं. हम यूज्ड टू बोस्ट अबाउट इट दैट इंडिया इज द ओनली नेशन विच हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद रशिया, इररिस्पेक्टिव फिर भी यूएस जो है सैंक्शंस नहीं लगाता. हम ईरान के छाबार में इन्वेस्ट करते हैं फिर भी यूएस सैंक्शंस नहीं लगाता. लेकिन गुजरते समय के साथ वर्ल्ड लीडर्स बदलते हैं. अभी यूएस के जो लीडर हैं वो वाला वो ग्रेट अमेरिका या ग्रेट यूएस से बनाने के चक्कर में है, तो उनका वो वाला माइंडसेट नहीं है. साथ साथ जमाना बदलता है और डिसीजन मेकिंग बदलती है. तो पहले जमाने में ये एक्सेप्टेंस था इंडिया कम्स फर्स्ट, लेकिन अब जो है ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ इंडिया नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज भी ना बहुत ही डिफेंसिव एक्ट कर रही हैं. जैसे एक जमाना था कि सारी इकोनॉमीज क्लोज्ड ऑफ थी और फिर ग्लोबलाइजेशन का दौर चला. अब ये उल्टा दौर चल रहा है जहां पे सब कंट्रीज डिफेंसिव हो रही हैं. इज़राइल ग्रेट इज़राइल बनाना चाहता है, इंडिया ग्रेट इंडिया बनाना चाहता है. तो आप अभी जो आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, आप वही कर रहे हैं ना. सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे डिफेंसिव एक्ट करना ग्लोबलाइजेशन से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है. अब यूएस के पासपोर्ट को लेके, जो वीज़ास को लेके और इकोनॉमिक डिसीजंस जितने भी हैं वो थोड़ा डिफेंसिव मैकेनिज्म हिट कर रहे हैं. चाइना तो पहले से ही था. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं और इस चक्कर में हम हमेशा फंसते हैं. और अब तो ये भी थॉट प्रोसेस है कि इंडिया जो है अब नहीं डबल गेम खेल सकता. यू हैव टू टेक अ स्टैंड. इफ यूएस ईरान इज हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, यू कैन नॉट सपोर्ट बोथ. ठीक है, यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन ईरान छावार पोर्ट एंड यू कैन ऑल्सो स्टैंड विद बेंजामिन नेतन्याहू. तो ये वाली चीज पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो यूएस के सैंक्शंस लगते हैं इंडिया के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शंस लिमिट हो जाते हैं. फिर चाइना का एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट देख लो. चाइना हर जगह प्रॉब्लम कर रहा है. ऑयल फील्ड में, एलएनजी के प्रोजेक्ट्स में बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है. जैसे अफ्रीका में चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है. अब हम ट्राजेक्टरी बनाते हैं कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म मेजर्स देखो 2025 से 30, अभी तो चलो 27 आने वाला है, 26 के 6 महीने पड़े हुए हैं, तो अभी आप देख लो ये 4-5 साल का. सबसे पहले हमारा ध्यान है कि हम सप्लाईज डाइवर्सिफाई करें. हम हाल देख चुके हैं, मिडिल ईस्ट में पंगा होती है, सप्लाई चेन बंद हो जाती है, प्रॉब्लम होती है. तो एक्सपैंड करेंगे सोर्स यूएस, रशिया, अफ्रीका एंड लेटिन अमेरिका तक. अब यहां पर आप बैलेंस यूएस और रशिया के बीच में कैसे बनाते हैं ये थोड़ा देखना पड़ेगा. फिर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को एक्सपैंड कर रहे हैं. 5.3 मेट्रिक टन से 10 मेट्रिक टन तक की आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे. छबार और आईएनएसटीसी कनेक्टिविटी, ठीक है. यूज ईरान सेंट्रल एशिया कॉरिडोर टू बाईपास दी चोक पॉइंट्स. जितने भी चोक पॉइंट्स है, जैसे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दैट इज ऑल्सो अ चोक पॉइंट, उसको लेके आईएनएसटीसी कॉरिडोर बन रहा है, बहुत पुराना है ये. देन देयर इज मैरिटाइम एंड एनर्जी डिप्लोमेसी. आप यूएई के साथ, सऊदी अरेबिया और ओमान के साथ सिक्योर सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको जो है वो करनी पड़ेंगी सिक्योर. अब लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें 2030 से 50, अगले 20 साल, सबसे पहले है नियर शोरिंग एनर्जी सप्लाईज एंड ग्रीनिंग द इंडियन ग्रिड अंडर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. जैसे आप नेपाल, आप अपने नेबर्स को बड़ा अच्छा यूज कर सकते हैं. भूटान, नेपाल, ये लोग अच्छा नेचुरल सोर्स दे सकते हैं. हाइड्रो पावर आ गया. क्रिटिकल मिनरल डिप्लोमेसी, मैंने बोला ना एनर्जी सिक्योरिटी में और भी चीजें आती हैं. आप पार्टनर कर रहे हैं अफ्रीकन नेशंस के साथ लिथियम, निकल, कोबाल्ट के लिए, ठीक है. फिर सोलर मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करें, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव में. इंटरनेशनल सोलर अलायंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन है मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ. फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल्स बना रहे हैं कतर और यूएई के साथ. ओएनजीसी विदेश और आईओसीएल इन्वेस्टमेंट अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस फील्ड, इराक, यूएई, मोजाम्बिक बहुत फेमस है, एंड रशिया. फिर उसके बाद आप सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट को रिव्यू कर रहे हैं, ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर सके सिविल न्यूक्लियर प्लांट में, जहां पर आप न्यूक्लियर एनर्जी को फिर सिविल पर्पसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए यूज करेंगे. तो ये है आपकी ट्राजेक्टरी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी हैविंग एनर्जी सिक्योरिटी इन योर माइंड. देयरफॉर एनर्जी सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फ्यूल, इट इज अबाउट स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी. बिल्कुल सही बात है कि एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ फ्यूल के बारे में नहीं है, यहाँ पे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में, क्योंकि जैसे आपको लगता है कि भाई पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर नीचे हो रहे हैं, कमी हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी पे थ्रेट पहुंच रहा है, आप दूसरी कंट्री के हाथ के पपेट बन जाते हैं. मजबूर है ना, आप इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. तो ये वाली चीज याद रखनी है. स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एनर्जी सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मस्ट सिक्योर बोथ, दोनों सिक्योर करने हैं. दिस इज सेड बाय एम के नारायणन. अब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2025 का, अभी तक देखो दो क्वेश्चन कराए हैं, दोनों बिगर पिक्चर पे हैं, तीसरा देख लो, तीसरा भी ऐसा ही है। विद वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड इज बिकमिंग अ साइट ऑफ सॉवरन नेशनलिज्म, एल्यूसिडेट। वही वाली बात जो मैं आपको बोल रही थी, एवरी कंट्री इज एक्टिंग डिफेंसिव। डिफेंसिव इज द वर्ड विच हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन, बट यहां पर यूपीएससी ने एक बैलेंस्ड वर्ड यूज किया है। वो क्या यूज किया है, ध्यान से देखेंगे, दैट इज सॉवरन नेशनलिज्म। ठीक है, यहां पर आप इसको, बहुत सारे थिंकर्स कैन हैव अ डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, सम ऑफ देम कैन से इट इज हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है, जैसे इंडिया पर अब रिसेंटली में बहुत, जैसे आप सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बहुत नेशंस बोलने लग पड़े हैं कि हाइपर नेशनलिज्म की तरफ इंडिया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज हम ईगोइस्टिक बनते जा रहे हैं। ऐसे ही और भी कंट्रीज, यूएस को लेके भी यही बातचीत हो रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ यही बात हो रही है। ठीक है, ये वाली चीजें देखने को मिल रही है। तो ये बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे थोड़ा कम होता जा रहा है, मैंने अभी ये शेयर किया था, पोस्ट कोल्ड वॉर जो है, वर्ल्ड जो है अब सॉवरन नेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, जहां पर हर कंट्री जो है वो अपनी सॉवरन नेशनलिज्म की तरफ सोच रही है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो थॉमस फ्रीडमैन ने डिफाइन किया था ग्लोबलाइजेशन को एज इनएक्सोरेबल इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, नेशन स्टेट्स एंड टेक्नोलॉजीज। जब देश की बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज की मार्केट्स, बहुत सारे डिफरेंट नेशन स्टेट्स और टेक्नोलॉजीज इंटीग्रेट कर जाती हैं, मेकिंग इट फार्दर, फास्टर, डीपर एंड चीपर। ठीक है, however at present world is witnessing deglobalization। अब कैसे 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 तरीकों से हमें ग्लोबलाइजेशन की वेनिंग दिखाई दे रही है। सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 2008 में 61% ग्लोबल ट्रेड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी था, अभी 2024 में देखो 52% रह गया। लिबरलाइजेशन का रिवर्सल, वही बात है, ट्रेड वॉर्स देखने को मिल रही हैं, टैरिफ वॉर्स देखने को मिल रही हैं, रीशोरिंग प्रिंसिपल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब जब ग्लोबलाइजेशन का एरा, जहां पे फ्री मार्केट की बात हुई थी, वहां से आप थोड़ा सा आई वुड से डिटूर ले रहे हैं। तीसरी चीज है स्प्लिंटर नेट, 5G बैंस, एआई रेगुलेशंस इंडिकेट करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं अब, है ना। हर कोई चाहता है कि, देखो एक चीज याद रखना, अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी ऑटोनॉमी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इज नेक्स्ट इन लाइन, है ना। अब आने वाला एरा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सब का है, 5G वगैरह का है। तो इस पर ये अगर स्पेस नहीं बचा तो टेक्नोलॉजी भी नहीं बचेगी, हर जगह ये होगा ही होगा। टेक्नोलॉजी की भी पॉलिटिसाइजेशन हो रही है। ऊपर भी बात की ना, एक जगह तो साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, एक जगह कह रहा है हम तो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी करेंगे। वीकनिंग ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, वही WTO को पैरालिसिस हो रखा है, बहुत सारे यूनिलेटरल सैंक्शंस, वही यूएस के हाथ के कठपुतली बने हुए हैं। यूएस से जो लगाता है काटसा, आपको पढ़ना है यूएसए के काटसा के साथ और कौन कौन से हैं। ठीक है, रीजनलिज्म रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन, वही बात है, बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव पैरेलल फोरम्स बने हैं वो रीजनलिज्म की तरफ पुश कर रहे हैं, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया, ब्रिक्स प्लस, I2U2 क्वाड, EU स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, ये सब। अब सॉवरन नेशनलिज्म का राइज देखो कैसे हो रहा है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यूएस ने चला रखा है अमेरिका फर्स्ट प्रिंसिपल, इंडिया आत्मनिर्भर भारत, EU यूरोपियन यूनियन का स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो सब लोग इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, कि भाई हम अपने देश का पहले फायदा देखेंगे इकोनॉमिकली। दूसरा है रिसोर्स नेशनलिज्म, नेशंस जो हैं अपने जो भी नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिले हुए हैं बाय द नेचर, उसके ऊपर कंट्रोल असर्ट कर रही है। जैसे अगर आप बात करें रेयर अर्थ मेटल्स की, चाइना जो है आने वाले टाइम में चाइना बहुत कमाएगा, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल एक ऐसी चीज है जो आपके सारे डिजिटल डिवाइसेस में यूज होती है, और रेयर अर्थ मेटल का नेचुरल प्रेजेंस चाइना के अंदर है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, बलूचिस्तान दिखाई देता है, उसको भी चाइना एक्सप्लॉइट करने पे तुला है। इसी वजह से यूएस ने पैक्सिलिका बनाया, ताकि वो उन नेशंस को लेके आ पाए जो इसको आगे बढ़ाएंगे। एक टाइम देखो, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले इंटरनेशनल रिलेशंस, आज भी इवन उसका दिखाई दे रहा है इम्पैक्ट, कि पेट्रोलियम डिराइव्ड था या फिर एनर्जी डिराइव्ड था। आगे आने वाला जमाना टेक्नोलॉजी डिराइव्ड बनेगा, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल, जो रिसोर्सेज चाहिए, उस पर बात होगी। जैसे एग्जाम्पल, इंडोनेशिया ने निकल पे बैन। पॉलिटिकल सोवरेनिटी देखो, ब्रेक्जिट, ब्रिटेन ने एग्जिट किया था, ठीक है, जस्टिफाइड टेकिंग बैक द कंट्रोल। ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखो, न्यू फैसिस्ट पावर्स यूरोप में वापस राइज कर रही हैं। डिजिटल सोवरेनिटी में बता चुकी हूँ आपको, चाइना अपना ग्रेट फायरवॉल बना रहा है, बैकलैश अगेंस्ट माइग्रेशन, मैं बता रही हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया में भी चल रहा है। इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल, यूएसए ने वीजा पे बात की, यूके, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया में भी इतना बात हुआ है माइग्रेशन, इमिग्रेशन को लेके।
अब therefore retreat of globalization signals a transition from hyper interdependence to guarded sovereignty. अब हम जो ग्लोबलाइजेशन से रिट्रीट ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वापस जाते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का एक ऐसा एरा था जब हाइपर इंडिपेंडेंट हो गई थी सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर विद स्पेसिफिक सप्लाई चेन्स, है ना, कि भाई सप्लाई चेन को लेके एक दूसरे पे इतना इंटरडिपेंडेंट है कि अगर ये कोई कंफ्लिक्ट हुआ, कोई क्राइसिस हुआ, तो पूरा वर्ल्ड अटक जाता था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, गार्डेड सॉवरेनिटी की तरफ। हर कंट्री थोड़ी सी गार्डेड होती जा रही है, वो चाह रही है कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाएं, अपने आप को सशक्त कर लें और अपनी इंडिपेंडेंस चूज करें इन एवरी डिसीजन दे मेक, एंड रियलिस्ट स्टेट सेंट्रिक पॉलिटिक्स। और थोड़ा ये भी इल्जाम है कि प्रेजेंटली जो वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड लीडर्स बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा स्टेट सेंट्रिक ये जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ये वाली चीज पे भी बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन।